हाँ तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड जो है उसमें सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, सॉलिड पार्ट में क्या आता है, उसका कहाँ से फॉर्मेशन होता है, लिक्विड पार्ट में कौन कौन सी पार्ट होते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर ये होता है, ये सारी बातें अपने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे कि ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और किस प्रकार से होता है और कौन कौन उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वेयर इज़ ब्लड फॉर्मड, यानी कि कहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो देखो ये अपन बना लेते हैं एक मोटी सी ब्लड वेसल्स। ध्यान से सुनना बच्चों। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ रखा है, तो बेटा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक होता है, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लड है इसके अंदर जो ब्लड बहेगा, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ से निकल के आता है। देखो जो ये ब्लड वेसल्स, ये सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? वाटर, बताया था मैंने। और कुछ यहाँ से होते हैं बेटा और आयंस, वाटर और आयंस होते हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। यानी कि ब्लड में जो आयंस हैं और जो वाटर है, पानी है, वो कहाँ से आया? लार्ज इंटेस्टाइन से। समझ में आ रहा है डाइजेस्टिव पार्ट? ये डाइजेस्टिव पार्ट है, ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में पानी और जो आयंस है वो कहाँ से आए? डाइजेस्टिव सिस्टम से आए। क्लियर? अब यदि अपन यहाँ बात करते हैं कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, या जिनको अपन ने संयुक्त रूप से कहा था ब्लड कार्पल्सेस, तो वो कहाँ से आती है? तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं बोन मेरो। ठीक है बेटा, और ये हो गया एक बोन, और बोन के अंदर क्या होता है? बोन मेरो होता है। ठीक है। बोन मेरो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेंटर में और एक होता है सेंटर के किनारे पे। यहाँ इस वाले को कहते हैं रेड बोन मेरो, और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? देखो एक बार इसको, कि अपन बात कर रहे हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, और ब्लड का निर्माण जो होता है तो उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्ट है, ये भी आपको पता है। अब देखो यहाँ इसके अंदर कि ये जो रेड बोन मेरो है वो यहाँ भरा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, तो ये रेड बोन मेरो हो गया, और बीच में क्या भरा हुआ है? येलो बोन मेरो। क्लियर? अब देखो इधर, ये हमने कहा इसके अंदर क्या है? ब्लड। तो ब्लड में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सॉलिड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड कहाँ से बनेगा, लिक्विड कहाँ से बनेगा, ये मैंने आपको इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाटर और आयंस आए, तो वाटर किस कौन से पार्ट में आएगा? सॉलिड में आएगा, लिक्विड में आएगा? लिक्विड में आएगा। तो लिक्विड पार्ट कहाँ से आ रहा है? डाइजेस्टिव से। अब अपन बात करते हैं सॉलिड पार्ट की। देखो इस रेड बोन मेरो से आरबीसी का निर्माण होता है, इसी से डब्ल्यूबीसी का होता है, और इसी से प्लेटलेट्स का होता है। जब ये बनती है तो ये कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। ये लो,
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ चली गई बेटा? और ब्लड में चली गई। अब आप ये कहोगे कि रेड बोन मेरो ही केवल सेल्स बनाता है, येलो बोन मेरो जो पड़ा हुआ है इसका क्या काम है? तो इसका भी बेटा और काम होता है कि येलो बोन मेरो जो है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ येलो बोन मेरो। अब सुनो इसकी बात, इसको लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेल्स जितनी बननी चाहिए उतनी ये रेड बोन मेरो नहीं बना पाता है, इसलिए हमें तो सेल्स चाहिए लेकिन बन रही है, तो अपन क्या करेंगे? कहीं और से मंगवाएंगे या जो बनाने वाले लोग हैं उनको मंगाएंगे। तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए क्या होता है इसके अंदर, इमरजेंसी के दौरान येलो बोन मेरो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कर लेता है। तो याद रखना आपको, इन इमरजेंसी येलो बोन मेरो कन्वर्ट इनटू रेड बोन मेरो, कन्वर्ट इनटू रेड बोन मेरो एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्सेस। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ब्लड का निर्माण हो रहा है वो ब्लड का निर्माण कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है, किस प्रकार से। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम से लिक्विड पार्ट आ रहा है और जो सॉलिड पार्ट है ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बोन मेरो से किस प्रकार से बन के आ रही है। यानी कि अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन का आंसर बताया है कि एक तो लिक्विड पार्ट कहाँ से आता है और सॉलिड पार्ट कहाँ से आता है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इस रेड बोन मेरो में कैसे बनती है, कहाँ बनती है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप कृपया इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा, वो फास्ट इसको नोट कर ही लें। कुछ लोग देख के छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है समझ में तो आएगी, या लिखने की ज़रूरत कहाँ है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको नोट करें। इसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर और कैसे होता है। हाँ जी, नोट कर लिया, तो आगे बात करते हैं। अब बेटा और अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। कोई एक बार लिखेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनोगे और उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा कि हाँ अब आप नोट कर लो, तभी आप नोट करना। पूरा डायग्रामेटिक है और इस डायग्रामेटिक पोर्शन में जितना आप यहाँ से कवर कर लोगे उतना आप नोटबुक से कवर नहीं कर पाते हो, इस बात का आप ध्यान रखना। तो बेटा और आरबीसी की यदि अपन बात करें तो अभी मैंने आपको कहा कि आरबीसी किस में बनती है, बोन मेरो में बनती है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक घर बना देता हूँ जिसको आप कहोगे बोन मेरो। ठीक है, ये लो, ये जो घर है, गिर क्यों रहा है भाई, ये जो घर है इसको अपन कहते हैं बोन मेरो। ठीक है, अब देखो काम की बात सुनो, इस बोन मेरो में स्टेम सेल्स होती है। क्या होती है? स्टेम सेल होती है। और स्टेम सेल जो है बेटा और उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसलिए जब ये डिवीजन करती है तो ये 2 प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। इसने जब डिवीजन किया तो ये 2 प्रकार की सेल्स बनाते हैं, एक तो एरिथ्रोब्लास्ट और एक ये अपने ही जैसी बनाती है।
इस प्रकार की कैपेसिटी को बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। स्टेम सेल का ये गुण क्या कहलाता है कि एक तो बना रही है वो इरिथ्रोब्लास्ट और एक बना रही है अपनी जैसी कोशिका, ताकि वो अगले वाले विभाजन में अपनी जैसी कोशिका को ख़त्म नहीं कर ले, दूसरी कोशिका भी वो बना ले और अपना अस्तित्व भी रख ले। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या? बोलो बोलो, ये बात समझ में आई? अब हम बना लेते हैं यहाँ पे अपनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो बेटा औरो, ये जो इरिथ्रोब्लास्ट है उसकी आकृति आपको दिख रही है, तो आप ये जानते हो कि आरबीसी जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है इससे। ठीक है, लेकिन ये कैसी है? अभी कंप्लीट राउंड भी नहीं है। तो जब आरबीसी बनती है तो वो कैसी बनती है बेटा औरो? कैसी बनती है? गोल बनती है, गोल ऐसे, इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये जब बनती है तो इसको कहेंगे इरिथ्रोसाइट। पहले क्या बनी? इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट कैसे होगे? आपने पढ़ रखी है किडनी, नहीं पढ़ रखी तो किडनी से एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है बेटा? वो किडनी से आता है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से आता है? किडनी से आता है। स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से आता है, वो इसके ऊपर काम करेगा। एक विटामिन B9 भी इसके ऊपर काम करेगा और विटामिन B12 भी इसके ऊपर काम करेगा। तो इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और जब ये इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये अपनी जो परिपक्व अवस्था है उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आरबीसी बन गई और कहाँ चली गई बेटा? और वो ब्लड वेसल्स में चली गई। बोलो, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? क्या कहा मैंने? आरबीसी जो होती है वो बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल जब डिवीजन करती है तो दो प्रकार की कोशिका बनाती है। एक बनाती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट और एक बनाती है वो अपने ही जैसी। एक क्या बनाती है? अपने ही जैसी बनाती है। तो जब वो अपने इस प्रकार से डिवीजन करती है तो इस गुण को क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट कहते हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट कहते हैं इसको। जब ये कोशिका एक तो अपने जैसी बना ली तो वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो दूसरी कोशिका बना रही है उसमें क्या होता है कि वो इरिथ्रोब्लास्ट बनी है। अब इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? इरिथ्रोसाइट में, आरबीसी में। तो इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स और कुछ विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो किडनी से आता है इरिथ्रोपोइटिन। लिखूँ या लिख लोगे? किडनी से सिक्रेट होता है इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कहीं पढ़ा हो तो देखना। B9 और B12 है, यहाँ आके काम करेंगे और इरिथ्रोसाइट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये मैच्योर नहीं हुई है। जब ये मैच्योर होती है तो इसका न्यूक्लियस यहाँ से हट जाता है और ये बाइकॉनकेव हो जाती है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो नहीं है तो ये लो, ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से जब आरबीसी जो है वो इनसे बहती हुई चली जाती है। ये तो बात हो गई आरबीसी के निर्माण की। कैसे निर्माण हुआ है आरबीसी का वो आपने यहाँ से समझ लिया। अब आप इसके नीचे यहाँ जो जगह बची हुई है इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि बोन मेरो में स्टेम सेल्स, वो स्टेम सेल्स इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है या डिवीजन करके इरिथ्रोब्लास्ट बनाती है, एक अपने जैसी बनाती है। इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर इरिथ्रोपोइटिन B9 B12 काम करते हैं, इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट कर देगा। इरिथ्रोसाइट से वो एक मैच्योर आरबीसी में चली जाती है। अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब अपन बात करें कि आरबीसी जो है उसका जीवन चक्कर कितना होता है। सब बोलेंगे 120 दिन। अब आपसे बेटा और मैं ये पूछ लेता हूँ कि 120 दिन ही क्यों होता है? 130 क्यों नहीं होता? वो ज़िंदगी भर क्यों जिंदा नहीं रहती है? वो मर क्यों जाती है?
सर जो जो जन्म लेते हैं वो सब मरते हैं, सब मरते हैं, तो सबके मरने का भी रीज़न होता है। तो ये जो कोशिका है वो 120 दिन बाद में, ऐसा इसमें क्या होता है कि वो 120 दिन बाद में मर जाती है, ये अपने को पढ़ना है। देखो ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी जब इन ब्लड कैपिलरीज में बहती है, जाके चली जाती है, तो कुछ ब्लड कैपिलरीज बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। बड़ी से तो ये आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन जो छोटी होती है जिनको अपन कहते हैं सकड़ी, सकरी जो होती है उसके अंदर ये क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। अरे आप में से मान लो कोई एक मोटा व्यक्ति है, उस मोटे व्यक्ति को छोटे से जो स्पेस है उसमें से आप निकाल रहे हो, तो उसकी जो बाहर की जो उसकी साइड है उनके ऊपर खरोच आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये इसके अंदर से गुजरती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता है स्प्लिन। क्या होता है बेटा और स्प्लिन, और स्प्लिन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और उसके बाद में अपने को पढ़ना है एक लीवर के बारे में। ये हो गया बेटा और अपना लीवर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि आरबीसी मैच्योर होने के बाद में जो इसका जो आरबीसी का काम है वो अपना काम करेगी, लेकिन कुछ ब्लड वेसल्स इतनी छोटी है कि आरबीसी की जो दीवारें हैं, जैसे यानी कि मोटे व्यक्ति को उसकी साइज से छोटी जगह से निकाला जाएगा, तो आप देखो कि क्या उसकी हालत होगी। पता है, यहाँ से घिस गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या इधर से किधर से, जो भी है, मतलब चारों तरफ से वो क्या हो जाएगा, घिसता रहेगा, घिसता रहेगा। घिसेगा नहीं घिसेगा, हाँ घिसेगा। अब ये कंटिन्यू जा रहा है। अब स्प्लिन जो होता है, स्प्लिन के अंदर भी ब्लड आता है, हमें सब सारा ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। तो यहाँ से आप देखो कि इसकी जो दीवारें होती है या ब्लड वेसल्स जो होती है बेटा, और वो अन्य जो ब्लड वेसल्स है उनकी तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। तो जब आरबीसी यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ वो क्या होती है, उसकी दीवारें यदि मजबूत हैं तो वो यहाँ से कैसे भी करके निकल जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, फंस जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, फंस जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है बेटो, ये चीज़ देखना कि जब ये लगातार ऐसे गुजरती रहती है 120 दिन तक, जब ये आरबीसी 120 दिन तक ऐसे गुजरती रहती है, तो इन सब जो छोटी वाली है इनमें वो आके फंसती है। तो यहाँ तक आते आते यानी कि 120 दिन तक वो आते आते क्या होता है कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इस छोटी वाली में आते ही वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसका सपना चूर चूर हो जाएगा। यानी कि ये जो आरबीसी आई थी वो टूट गई। अब ये आरबीसी जो आई है वो टूट गई, यहाँ से टूट गई, तो इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो सारा ब्लड में मिक्स हो गया। किस में मिक्स हो गया? अरे ब्लड में मिक्स हो गया। अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो, बोल रहे हो क्या? ठीक है, ब्लड में मिक्स हो गया। और ये जब ब्लड में मिक्स हो गया है तो ये सारा पदार्थ यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? रे लीवर में चला जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? और वो लीवर में चला जाएगा। ये लीवर है। अब देखो, लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, यदि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से पढ़ा हो तो, जिसको बोलते हैं कुफर सेल्स, जिनका काम है भक्षण करना, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको खा लेना। तो यहाँ पे आप देखना कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हिम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है। अन्य कुछ पदार्थ होते हैं काम के, पानी वगैरह जो है वो सारे काम में जाते हैं, लेकिन अनावश्यक जो पदार्थ हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और ये जो हैं ये उनको खा लेती है, ये उनको खा लेती है। यानी कि स्प्लिन से लीवर में जब ब्लड जा रहा है तो ये क्या बन गया बेटा? और वो एक पोर्टल सिस्टम बन गया। यानी कि दो ऑर्गन्स के बीच में डायरेक्ट, हार्ट के अलावा यदि कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई हो रही है तो उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये बात समझ में आई? ठीक है, देखो एक बार इसमें कुछ रहा तो नहीं आपका। मैंने आपको ये पढ़ाया बेटा और कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, वो पिछली में हो गया था। कैसे होता है, कौन कौन उसमें हेल्प करते हैं, वो सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ साइकिल है,
वो 120 दिन ही क्यों होता है? वो 120 दिन इसलिए होता है कि 120 दिन के होते होते यानी कि वो धक्के खा खा के इतनी टूट जाती है कि यदि उसको किसी ने थोड़ा सा हल्का सा मार दिया, चांटा लगा दिया, तो उसकी जान निकल जाएगी, और उसकी जान यहाँ निकलती है स्प्लिन के अंदर। इसीलिए स्प्लिन को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ये यहाँ पे क्लियर। और ये क्या है बेटा? और ये वेन है और ये आर्टरी। अब आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट हो गया। अब मैं बता देता हूँ आपको WBC के बारे में। तो अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे WBC। WBC दो प्रकार की होती है। ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, कणिकीय और अकणिकीय। ठीक है, देखो ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एग्रेनोसाइट 2 प्रकार की होती है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ग्रेन्युलोसाइट कणिकीय, एग्रेनोसाइट अकणिकीय। अब ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की है, एग्रेनोसाइट 2 प्रकार की है। मैंने दोनों का नाम लिख दिया है। इनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, वो फ़ोटोज़ आपको याद रखनी है। तो वो फ़ोटो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो 3 की एक साथ बना लेते हैं। आपने जो आप जब वीडियो देखते हो तो ईयरफोन लगाते हो या हेडफोन लगाते हो, तो ईयरफोन अलग है, हेडफोन जो होता है, हेडफोन की शेप जैसी होती है बेटा, और ऐसे ये 2 जो आप कान पे लगाते हो और ये सर से घूम के ऐसे आता है, बन गया ना हेडफोन। ऐसी कंडीशन होती है, ये इयोसिनोफिल का डायग्राम होता है। और ऐसे ये ऐसे होता है किसका? बेसोफिल का। और न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल बेटा और होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो टुकड़ों में अलग अलग होते हैं। तो ये तो आप वैसे ही समझ जाओगे, इसीलिए इसको बोलते हैं PMNL। PMNL ये आपको याद रखना है। दूसरा यदि इनकी संख्या की बात करें तो ये जो इयोसिनोफिल है वो 2 से 3% होती है, और ये होती है बेटा और 0.5 से 1%। ठीक है क्या? अब यदि अपन बात करें कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो कैसी होती है, तो ये हो जाएगी बेटा और मोनोसाइट। ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं लिम्फोसाइट। दिख तो रहा है क्या? देखो मोनोसाइट जो है ये एक बड़ा सा बेलन जैसी होती है, बड़े ऐसे डंबल शेप, लेकिन इसकी साइज बेसोफिल की तुलना में बड़ी होती है। और ये होता है केवल राउंड शेप। ये होता है राउंड शेप।
मोनोसाइट की संख्या बहुत कम होती है और लिम्फोसाइट 20 से 25% लिम्फोसाइट होती है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ 6 से 8%, 6 से 8। और मोनोसाइट के लिए आप कह दोगे, सॉरी लिम्फोसाइट के लिए 20 से 25%। ठीक है, ये नोट कर लो। सही है, चलो नोट करो आप इसको फटाफट। नोट हो गया। अब अपन इन सब के बारे में, इनके फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो, WBC के फंक्शंस जो हैं उनके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा और अपन ईओसिन के बारे में। ये वाली जो है ये एनसीईआरटी में इनके डायग्राम दिए हुए हैं और हर साल इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये डायग्राम आपको याद रखने हैं, कौन सी सेल्स का कौन सा डायग्राम होता है। PMNL का मतलब होता है पॉली मल्टीन्यूक्लियोटाइड लिम्फोसाइट। यहाँ पे देखो कि ये एक केंद्रक है, ये पूरा एक, लेकिन ये बहुत छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बना है। ठीक है, इनके फंक्शंस की बात करते हैं। देखो बेटा, और फंक्शंस के अंदर आपको याद रखना है कि इयोसिनोफिल, ठीक है, इयोसिनोफिल का काम क्या है कि ये एलर्जी के दौरान, जो एलर्जी होती है उस एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है। ठीक है, दूसरा जो पैरासाइट परजीवी है उनके इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाती है। तो इयोसिनोफिल का काम क्या हो गया कि एलर्जी के दौरान द प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, कि हमारे शरीर में जो परजीवियों से इन्फेक्शन होता है उससे हमारी सुरक्षा करती है और एलर्जी के दौरान भी हमारी सुरक्षा करती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। बेसोफिल की यदि अपन बात करते हैं तो ये सिक्रेट कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन कौन सिक्रेट करता है? बेसोफिल। ठीक। दूसरा न्यूट्रोफिल जो है वो 65% होती है ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे आप देखना कि इसका जो नेचर होता है फेगोसाइटिक नेचर होता है, यानी कि भक्षण करने का नेचर होता है। और ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया और वायरस आते हैं उन बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या करते हैं, ये खा जाते हैं, उनको भक्षण कर लेते हैं। तो इसी कारण हमारे शरीर में रोग नहीं होता है, क्योंकि पर डे हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में रोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स हमारी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है। मोनोसाइट क्या है? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई करता, सफाई कर्मी। ये सफाई कैसे करती हैं कि जो भी मरी हुई आरबीसीज हैं या कोई मरा हुआ बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उन सब को ये खा के साफ कर देती है। लिम्फोसाइट में टी किलर और टी हेल्पर। किलर का मतलब किल करना हो गया ना, डायरेक्ट देखो लिखा हुआ है किल, किल का मतलब मारना, तो ये डायरेक्ट किल माइक्रोब्स, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आके रोग करते हैं या अनावश्यक रूप से यहाँ आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। दूसरा है टी हेल्पर, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करता है बेटा? और वो हेल्प का नाम देखो लिखा हुआ ना, हेल्प। हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं वो लिम्फोसाइट करते हैं। कौन से? बी वाले। टी वाले लिम्फोसाइट जो हैं उनमें एक किलर होता है जो डायरेक्ट मारता है, और एक होता है हेल्पर, इसको कहते हैं टी हेल्पर। टी हेल्पर बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है लगातार। तो ये हो गया अपना फंक्शन WBC का। यह आपको बेटा और कंप्लीटली याद रखने। या यहाँ तक जो आज अपन ने पढ़ा है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेम सेल कहाँ होती है, बोन मेरो में होती है,
उसमें कौन सा गुण होता है, प्लूरिपोटेंट गुण होता है। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से आके केमिकल एक सिक्रेट वहाँ पे काम करता है जो इरिथ्रोब्लास्ट को इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट करवाता है। उसके बाद वो ब्लड में जाती है, फिर उसकी दीवारें हमेशा रगड़ती रहती है, इतनी पतली हो जाती है कि वो स्प्लीन में आके टूट जाती है 120 दिन बाद। उसके बाद स्प्लीन ब्लड को कहाँ भेजता है, लीवर में अनावश्यक पदार्थ जो हैं उनको खा लिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो काम की चीज़ें हैं उनको रख लिया जाता है और उनको दूसरे कामों में उपयोग कर लेते हैं। आरबीसी के टूटने से ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं, इस बात का आपको याद रखना। ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट पॉइंट था, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नोट कर लो इसको।